जय माता दी। आप देख रहे हैं द राइट न्यूज़ और मैं हूं रोहित भट्ट। द राइट कन्वर्सेशन में आपकी मुलाकात हम कराने जा रहे हैं श्री के खोसा जी से, जो कि केपी सभा के प्रेसिडेंट है, सोशल एक्टिविस्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पे आज इनसे बात करेंगे और जानेंगे उन मुद्दों के बारे में। सबसे पहले आपका स्वागत है द राइट न्यूज़ में। थैंक यू रोहित जी, आपने आज यहाँ पर बुलाया मेरे को। तो जिन इश्यूज़ पे हम बात करेंगे वो अहम इश्यूज़ होंगे, ऐसा मेरा मानना है जी। खोसा साहब, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये हो रहा है, जो अभी कश्मीर के हालात बने हुए हैं, जो कुछ समय से आप देख सकते हैं कि इनोसेंट किलिंग जो हो रही है, जो बहुत ज़्यादा सबके दिलों में एक डर सा बैठ गया है, उसके बारे में क्या? डर का माहौल तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। और ये लगभग 5 अक्टूबर जब पहली किलिंग्स हुई, माइनॉरिटी टारगेटेड किलिंग्स हुई, उसके बाद तो फिर 7 अक्टूबर को दोबारा हुई। तो ये कंटिन्यूटी में हुई, तो डर का माहौल, दहशत का माहौल एकदम बना। माइनॉरिटीज़ जो हैं वो बहुत ही सहमी हुई थी और आज तक हैं। तो इस माहौल को ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए बहुत सारे कदम उठाने की ज़रूरत थी और कुछ कदम उठाए भी गए। लेकिन जो दहशत बैठी हुई है उसको दिलों से निकालना जो है वो बड़ा उसमें वक्त लगता है और इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वहाँ का माहौल जो कि 2 साल से थोड़ा सुधरा हुआ लग रहा था। मैं खुद भी वैली में था 24 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक। 2 अक्टूबर को वापस आया था। तो वहाँ पे मुझे कभी महसूस भी नहीं हुआ था कि क्या होने वाला है। इस किस्म का जो माहौल है वो एकदम बिगड़ जाएगा। मैं एक्सटेंसिवली वहाँ ट्रैवल किया, सब अपने श्राइन्स में गया। उसके बाद मैंने एक प्रेस ब्रीफिंग भी दी जिसकी अच्छी कवरेज भी हुई, लेकिन लगता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और सडनली 5 अक्टूबर को जब हुआ और उसके बाद फॉलो अप हुआ, 7 अक्टूबर को दोबारा हुआ, तो सबको लगा कि ये अब हालात जो हैं इस टाइम कंट्रोल में नहीं है। अब उसके लिए दोषी ठहराने की बात तो बाद की है। सबसे पहले यह है कि जो डर बैठा हुआ है स्पेशली माइनॉरिटीज़ में, तो वो डर जो है उसको निकालने की कोशिश करनी है। उसमें हम सब लोगों ने अपना योगदान देना है। और लेकिन मेन योगदान जो है वो सरकार ने देना है, और उसके अलावा वहाँ की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, हालांकि मेजॉरिटी कम्युनिटी में से भी लोग टारगेट पे आए, लिए गए, उनको भी मारा गया, लेकिन बाय एंड लार्ज जो नज़र आता है कि ये सॉफ्ट टारगेट्स जो चूज़ किए गए और चूज़ किए जा रहे हैं टिल रिसेंट, वो सारे जो हैं वो माइनॉरिटी कम्युनिटी में से ही है। प्लस ऐसे लोग हैं जो बाहर से वहाँ अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए कई सालों से आ रहे थे और आते रहते हैं। तो उनको भी जब टारगेट किया गया तो डर का माहौल जो है वो अभी तक ज्यों का त्यों बरकरार है जी। खोसा साहब, एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जैसे अभी आप देख सकते हैं कि सब लोग बोल रहे हैं कि 90s का वो दौर फिर से वापस आ चुका है, फिर वही हालात हैं, वही हालात अभी भी कश्मीर में हैं। तो आपको क्या लगता है, आप कश्मीर में रहे हैं, अभी अक्टूबर में आप रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि अभी वही सिचुएशन वापस आ चुकी है कि ये लोगों की गलत धारणा है? नहीं नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि 90 की जो हालात थे वो रिटर्न हो चुके हैं, ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन
इस रिस्पेक्ट में तो डर का माहौल माइनॉरिटीज़ के लिए उसी लेवल का है जो 90 में था, और 90 में उस दहशत की वजह से सब लोग वहाँ से निकल आए थे। लेकिन अगर हम ये कहें कि 90 के हालात वहाँ दोबारा मुड़ के आए हैं, उसमें सदाकत नहीं होगी, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन काफ़ी बदली हुई है और सिक्योरिटी के एंगल से इस 30-32 साल में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है कश्मीर में। वहाँ पर सिक्योरिटी के बहुत अच्छे एक इंतज़ाम हुए हैं और मेजर्स लिए गए हैं। इसलिए ये कहना कि भाई 90 के हालात दोबारा आ गए हैं, वो गलत होगा। हाँ, ये हमें ज़रूर अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि भाई जो 2019 में चेंजेस आई, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी वहाँ पर लार्ज सेक्शंस में बहुत देर तक नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे लार्ज सेक्शंस में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी आस्ता आस्ता नज़र आने लगी थी कि क्योंकि वो सबसे बड़ा इशू तो ये हुआ कि उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लिया और बहुत सारे जो मेजर मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं उन्होंने इस पे छोड़ दिया कि जब वहाँ से फैसला आएगा तो जो चेंजेस आई हैं उसके बारे में तभी हम डिसाइड करेंगे कि क्या होना है। लेकिन जो सोशल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे चेंजेस जो हैं वो धीरे धीरे एक्सेप्ट होनी शुरू हो गई थी। तो माहौल एकदम क्यों बिगड़ गया, कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। हमने तो ऐसा भी लगता है कि अक्रॉस दी बॉर्डर पाकिस्तान ने भी देखा कि ये माहौल वहाँ पे थोड़ा ठंडा हो रहा है, लोग धीरे धीरे नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं, तो वो उनको तो कभी सूट करेगा नहीं। तो उन्होंने सोचा कि इस माहौल को गरमाया जाए और इस किस्म की सॉफ्ट टारगेट किलिंग्स कराई जाए जिससे दहशत फैल जाए और माहौल जो है वो ख़राब हो जाए। तो गवर्नमेंट ने उस फैक्टर को भी माइंड में तो डेफिनेटली रखा ही है, लेकिन जो स्टेप्स होने चाहिए थे 2019 के बाद, सिक्योरिटी के एंगल से तो ठीक हुए, डेवलपमेंट के एंगल से बहुत अच्छे हुए, लेकिन रीचिंग आउट कहीं ना कहीं कमी रह गई है। उन सेक्शंस की तरफ रीच आउट करना जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखते हैं, और वो एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है कश्मीर में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, और उनकी तरफ रुझान गवर्नमेंट का इतना हमें नज़र नहीं आया। तो लगता है कि उसकी वजह से एक लैक ऑफ गवर्नेंस रह गया। तो हमारी गवर्नमेंट से हमने पहले भी एक दो बार मेमोरेंडम दे के भी गवर्नमेंट से अपील की कि आप उन सेक्शंस को रीच आउट करिए, और उनको रीच आउट करने से ये होगा कि जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो आइसोलेट हो जाएंगे। आज भी टेररिस्ट को ओवरग्राउंड सपोर्ट मिलती है, तभी तो जब वो कोई ऐसा काम करते हैं उसके बाद वो एकदम थिन एयर में गायब हो जाते हैं। जब तक कि उनको पनाह देने वाले वहाँ नहीं हैं तो वो गायब कैसे हो सकते हैं। तो इसलिए अगर हम रीच आउट करें बहुत सारे लोगों को, जिनमें से जो यूथ है स्पेशली, अब तो प्रोग्राम्स काफ़ी यूथ के लिए भी गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट रहा जिसकी वजह से ये इस किस्म के माहौल को हमने फिर सामना करना पड़ा। और मैंने जो अपना 7-8-9-10 दिन वहाँ पे था, मैं 9 दिन वहाँ पे था, तो ये मैंने देखा कि पब्लिक में और जो लोग गवर्नेंस में बैठे हैं उनके बीच में कोई इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं है। तो क्योंकि इस टाइम पॉपुलर गवर्नमेंट है नहीं, जो पॉलिटिशियंस हैं वो पावर में नहीं है, जिनके थ्रू सरकार के साथ लोगों का राब्ता रहता है, तो उसकी वजह से ब्यूरोक्रेट्स के पास इतना टाइम हो नहीं सकता कि वो गवर्नेंस भी करें और लोगों के साथ राब्ते भी रखें, वो बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी एक पॉपुलर गवर्नमेंट आए और जो लोग हैं उनका कनेक्ट दोबारा से
बन सके। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तो इस टाइम की जो सरकार है, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो उनको कुछ इस किस्म का एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए जो कि सोलली लोगों की तरफ उनका रुझान हो, रीच आउट करें, घर तक जाके पहुँचें और पता करें कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी जो दुश्वारियां हैं जिनका समाधान हो सकता है और माहौल जो है वो ठंडा किया जा सकता है। जी। बहुत अच्छी बात कही आपने कि अभी एक पॉपुलर सरकार की बहुत ज़रूरत है, दरकार है कि एक गवर्नमेंट आए जो जिनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट रहे आम आदमी का। आप मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो अभी पीएम पैकेज एम्प्लॉइज़ हैं, जिनके दिलों में एक खौफ है, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका कि वो इस खौफ से बाहर आएँ क्योंकि अल्टीमेटली जॉब तो करनी है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट इस टाइम जो इशू हमारे बिल्कुल सामने है वो पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ का है। और खाली पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ का नहीं है, उन एम्प्लॉयज़ का भी है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के वहाँ पीएम पैकेज के अलावा भी रह रहे हैं। क्योंकि जो टारगेटेड किलिंग्स हैं वो तो उसमें उनने पीएम पैकेज का कोई स्पेसिफिक नहीं माइंड में रखा, उनने तो माइनॉरिटी की तरफ अपना इंटेंशन, गलत इंटेंशन दिखाया है। तो इसलिए वो दहशत जो है, वो दहशत हम समझें कि ओवरनाइट उनके दिमागों से निकल जाएगी, ऐसा हो नहीं सकता। पिछली बार भी जब 2016 में बुरहान वानी को मारा था तो उसके बाद 3 महीने के लिए माइनॉरिटीज़ के जो लोग थे वो कश्मीर से वो निकल आए थे उस टाइम। आज का तो मुझे मालूम नहीं है कि क्या है, लेकिन सवाल ये है कि इस टाइम दहशत डेफिनेटली है। तो मिनिमम सरकार को इतना करना चाहिए कि वर्क फ्रॉम होम का थोड़ी देर के लिए वो ऐसा कोई वो बनाए, सिस्टम बनाए, जिससे ये है कि वो उनका काम भी सरकारी काम भी सफ़र ना करे और ये लोग भी जो हैं अपने इस डर के माहौल से धीरे धीरे निकल आए। अभी तो किलिंग्स भी रिसेंट भी हुई हैं, अभी 3-4 दिन पहले भी किलिंग्स हुई हैं। तो जब तक कि ये थोड़ा माहौल ठंडा नहीं होता है तब तक पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ के लिए ये घर से काम करने का एक सिस्टम बनना चाहिए। तो दूसरा ये है कि पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ जो हैं, अब तो कुछ लोग तो 10-10 11-11 साल से वहाँ रह रहे हैं, उनके बच्चे भी वहाँ पढ़ते हैं, सब पूरा सेटल हो चुके हैं वहाँ पे वो। तो क्या आप समझते हैं कि उनका जो है वहाँ से वो छोड़ देंगे और निकल आएंगे? ऐसा तो कभी होगा भी नहीं और कोई एनकरेज भी नहीं उस बात को करेगा। लेकिन यह है कि उनके जो डर बैठा हुआ है, जो कि जाहिर है, ये तो मैं आपको ये भी बताऊं कि इट इज़ नॉट ओनली माइनॉरिटीज़। अभी तो मुझे ऐसा, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कश्मीर के एक सीनियर पॉलिटिशियन ने भी 2-3-4 वारदातें जब हो गई, उनने भी अपना बयान दिया था कि जी हम लोग भी डर को महसूस कर रहे हैं। तो अगर वो भी डरे हुए महसूस कर रहे हैं तो इन जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनकी तो बात ही नहीं है। इसलिए ये ह्यूमैनिटेरियन व्यू इसमें लेना बड़ा ज़रूरी होगा। तो हम अगर समझें कि ओवरनाइट इनका डर निकल जाएगा, वो बात पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम अभी देखें तो धीरे धीरे फिर दोबारा से माहौल ठीक हो जाएगा। इतनी देर में गवर्नमेंट ने और भी स्टेप्स लिए हैं और सिक्योरिटी प्रोवाइड की करने के लिए, तो उससे और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो ये जो है, इस इशू को हम इस तरीके से इस टाइम टैकल कर सकते हैं। अ, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली डॉक्टर संदीप मावा जी पे एक अटैक हुआ था, लेकिन लकीली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो सर्वाइव कर गए उसमें। लेकिन उनके एक सेल्समैन हैं जो कि जिन्हें गोली मार दी गई थी। लेकिन कल 1-2 दिन पहले से ही डॉक्टर संदीप मावा जी का एक स्टेटमेंट आ रहा है कि मैं कश्मीर से नहीं जाऊंगा। कितना ही एनकरेजिंग स्टेटमेंट ये है कि इतने बड़े अटैक के बावजूद भी वो कश्मीर छोड़ के नहीं जा रहे। मैं तो इसमें यही कहूँगा कि संदीप मावा जी वहाँ बड़ी देर से अपना बिजनेस कर रहे हैं, घर है उनका, और जैसे हम सब का घर कश्मीर है और इस टाइम घर से हम बेघर हुए हुए हैं। तो जिस आदमी को भी मौका मिले और जो भी
जिसको जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, सरकार इस किस्म की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है, तो हम लोग सब वहीं जाके रहना चाहते हैं। तो ये संदीप मावा जी ने ये कहा कि मैं यहाँ छोड़ के नहीं जाऊँगा, यहीं रहूँगा, तो इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इमोशनली हम लोग सब कश्मीर से जुड़े हुए हैं। तो जहाँ जहाँ जो है उसको वहाँ रहने का अगर मौका मिलता है तो वहाँ से वो क्यों हटे। और साथ में ये भी कहूँगा कि अगर वो रॉन्ग टारगेट हो गया, गलतफहमी में उनके जो एम्प्लॉई थे उनको मारा गया, तो ये भी एक मजम्मत करने वाली बात है कि चाहे कोई भी हो, मरा तो कश्मीरी ही है ना। चाहे मुस्लिम मरा है, चाहे हिंदू मरा है, मरा तो कश्मीरी ही है। इस टाइम टारगेट जो है वो माइनॉरिटी, ऑस्टेंसिबली माइनॉरिटी बताई जाती है, लेकिन कई लोग मेजॉरिटी के भी इसमें मारे गए हैं। तो इसको बिल्कुल आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। ये ज़रूर समझना पड़ेगा कि ये दहशत क्रिएट करने की एक साजिश है, जो कि वो जिसमें वो अभी तक कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे सरकार जितना मर्जी कहे कि हम होने नहीं देंगे, वो हम भी वेलकम करते हैं कि होने नहीं देंगे, लेकिन इस टाइम हुआ तो है ना। तो इसलिए ये बात हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए। और उन्होंने जो ये स्टेटमेंट दी है, बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट दी है, और वो वैसे ही एक बहुत बहादुर इंसान है जो इतने साल से वहाँ पर अपने घर में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उससे और लोगों को भी इनकरेजमेंट मिलती है। लेकिन इस माहौल को ज़रूर ठीक करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट ऐसा कंड्यूसिव बनाना पड़ेगा, तभी माइनॉरिटीज़ जो है वो सेफ फील करेगी। एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये अभी हम इसको बार बार हाईलाइट करते हैं, टीआरएन के माध्यम से हम लोग बात करते हैं। सोशल मीडिया पे जब आप कोई भी चीज़ होती है, कोई भी वारदात होती है, कोई भी इशू होता है, लेकिन कुछ ऐसे कल्प्रिट्स होते हैं जो सोशल मीडिया को गलत तरीके से यूज़ करते हैं और क्रिटिसिज्म पे, मतलब आप देख सकते हैं कि वो लोग सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे सुबह से लेकर रात तक बैठ के सिर्फ क्रिटिसिज्म पे ही ध्यान देते हैं। जहाँ तक कि सवाल रहा अभी मावा साहब का, उसके बाद भी कुछ लोगों ने क्रिटिसिज्म करना स्टार्ट किया। कितना ही गलत एक साइन जाता है इसको लेके, और उन लोगों के लिए क्या मैसेज है जो कि मैं कहूँगा कि वो खुरापाती दिमाग है। मैं उनको बोलूँगा इस बात को कि वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी को पकड़ के आगे जा रहे हैं, समाज में सुधार के लिए उनका कोई योगदान नहीं होता है। उनके लिए क्या मैसेज है आपका? नहीं, देखिए, इस टाइम नेगेटिविटी का तो कहीं भी कोई टॉलरेट नहीं करेगा उसको, और ना करना चाहिए। सबसे पहले इसमें मैं कटघरे में खड़ा करूँगा, आपने व्हाट्सएप वालों की बात की है, उनको तो मैं इतना ज़्यादा महत्व ही नहीं देता। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ कश्मीर की हैं, और मैं नाम भी लूँगा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, मैडम मुफ्ती जी, उन्होंने भी नेगेटिव पॉलिटिक्स का दामन पकड़ के रखा हुआ है। वो आज भी अपनी नेगेटिविटी जो है वो हम पे थोपना चाहते हैं, कश्मीर पे थोपना चाहते हैं। वो आज भी कहते हैं कि इतनी बड़ी चेंजेस आई हैं, जो भी हुआ है उससे कोई अमन शांति कुछ नहीं हुई है, सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को वो हाईलाइट कर रहे हैं। उनसे हमने बार बार ये भी इल्तिजा की, उनसे कहा कि आपने, और उन्होंने भी पहले शुरू में कहना शुरू किया, हाँ जी 370 वहाँ पे हमने उसको सुप्रीम कोर्ट में लिया हुआ है, जो फैसला होगा देखी जाएगी। तो अगर वो चीज़ आप समझते हैं तो साथ में ही आप बार बार जलती पे तेल क्यों घी डालते हैं आप आग में। बार बार अभी रिसेंट स्टेटमेंट भी महबूबा जी ने दे दिया, देखिए जी अब और फोर्सेस यहाँ लाई, फिर वो कह रहे हैं जी यहाँ पर अमन हो गया है। आप इस बार बात को, क्या आप चीफ मिनिस्टर यहाँ रही हैं, वो भी फारूक साहब 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं। इस टाइम अगर कोई आपका फ़र्ज़ बनता है तो वो ये बनता है कि आप माहौल को ठंडा करने के लिए पॉजिटिव पॉलिटिक्स प्ले करें और माहौल को ठंडा करें। और जब जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अभी 15 अगस्त को अपने बयान में, जो अपने भाषण में हमें बताया कि इलेक्शंस जे.एंड.के में कराए जाएंगे, तो आप लोगों को फिर मौका मिलेगा, दोबारा आप इलेक्शन लड़ेंगे, फिर पावर में आप लोगों में से ही लोग आएंगे। तो उस टाइम तक आपको इस माहौल को ठीक करना चाहिए, बजाय इसके कि आप उस माहौल को गरमाए रखते हैं और नेगेटिव पॉलिटिक्स को जो है वो तरजीह देते हैं। तो ऐसा, ये बात गलत है। सबसे ज़्यादा तो उन लोगों का कसूर है जो ये व्हाट्सएप
ग्रुप्स की आप बात करते हैं कि उन पे अब मैं आपको ये भी बताऊं कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो मैसेजेस आते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी अब सब सस्पेक्ट हो चुकी है। सबको मालूम है कि डॉक्टर्ड वीडियोस भी डाले जाते हैं और व्हाट्सएप खुराफाती दिमाग अपनी घर से ही बैठ के निकाल देता है, तो उसकी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है जितनी इन लोगों की है कि जो ये मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिनका इस टाइम एक रोल बनता है कि वो उनको सामने आना चाहिए। और ये भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी सिविल सोसाइटी का एक बहुत बड़ा रोल है इस टाइम, वो उठें और जो ये टेररिस्ट हैं इनके खिलाफ आवाज़ उठाएं कि भाई ये जो आप कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। मैं वो भी मानता हूँ उस बात को, और मैं भी समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा डर की बात भी होती है। वो जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनकी भी अपने घर बार हैं, फैमिलीज़ हैं, उनने वहीं रहना है। तो अनलेस गवर्नमेंट उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दे जिससे वो इस सारी दहशत के अगेंस्ट अपने विचार रखें, तो उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो खुद ही उठें और एज इंडिविजुअल्स सामने आए कि टेररिस्ट को कहें कि भाई तुमने ये गलत किया है, तो और टारगेट बन जाएं, उससे काम नहीं चलेगा। सरकार को इसमें कदम उठाना पड़ेगा, सिविल सोसाइटी को उनको एक ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर्ड एक उनको एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा जिससे वो अपने विचार जो हैं वो मीडिया में डाल सकें कि भाई वो इस चीज़ के खिलाफ हैं कि जो ये टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। तो माहौल को ठीक करने के लिए सिविल सोसाइटी का रोल जो है वो गवर्नमेंट को रिकग्नाइज करना चाहिए और गवर्नमेंट को उसको प्रमोट करना चाहिए। ये खाली कश्मीर में बैठी सिविल सोसाइटी की बात नहीं है, जो यहाँ जम्मू में लोग हैं यहाँ से भी कंट्रीब्यूशन वहाँ की हो सकती है, क्योंकि जब तक ये J&K इकट्ठा है ये इंटेग्रल एक दूसरे के पार्ट हैं। तो यहाँ दरबार मूव चलता है, लोग वहाँ से यहाँ आते हैं, यहाँ से लोग वहाँ जाते हैं। तो जितना इनका आपस में इतने साल से रिलेशंस हैं, उन सब रिलेशंस को यूटिलाइज करने की इस टाइम ज़रूरत है, सिविल सोसाइटी की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है। तो सरकार इस तरफ कोई रुझान दे नहीं रही है, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है। बहुत इम्पॉर्टेंट बातें बोली आज खोसा साहब ने। जो सब इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ कश्मीर की हैं, उन्हें जैसा कि बताया कि वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनका दायित्व है कि वो इस सिचुएशन को समझें और कोशिश करें कि लोगों को समझाएँ इस माहौल के बारे में। और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया और बहुत अच्छी बातें की हमारे साथ। नहीं, थैंक यू वेरी मच। ये तो अब मीडिया में हम जब भी बोलते हैं तो हमारे माध्यम से हम यही कहते हैं, बार बार यही कहते हैं कि हमको उस एनवायरनमेंट को वहाँ पे साजगार बनाना है। तभी जो डेवलपमेंट पर गवर्नमेंट ने रुझान दिया हुआ है, उस डेवलपमेंट का फ़ायदा तभी है जबकि वहाँ पे माहौल जो है वो साजगार होगा। थैंक यू वेरी मच। कैमरामैन एसएम के साथ मैं रोहित भट्ट। देखते रहिए द राइट न्यूज़। जय माता दी।